अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमने 2 इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है प्राइमरीली इंडिया के साथ जो रिलेट करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं रीजन के हवाले से भी। क्योंकि उनका जो इफ़ेक्ट है, उसके जो ट्रेमर्स हैं वो काफ़ी फ़ील किए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी। तो एक तो ये है कि जो पेगासस प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि 300 से ज़ायद लोग जो हैं भारत में जिनकी स्नूपिंग हुई, जासूसी हुई, उन लोगों के बारे में उनकी अपनी जो मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया। हत्ता के जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी साहब, वो भी इसका शिकार हुए। इवन जर्नलिस्ट जो हैं और बाकी जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो भी इसमें शामिल हुए और इसको इनको टारगेट किया गया। राहुल गांधी साहब का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिन्होंने कहा कि ये ट्रीजन है। मोदी साहब के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, उन्होंने कहा कि ये ट्रीजन हुई है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो सिलसिला है इसका तजिया करेंगे और जाहिर है इसमें इमरान खान साहब का भी नाम आया है और वो भी कोई छोटी बात नहीं है। तो दूसरी बात जो है वो हमने जो डिस्कस करनी है वो ये है कि चाइना और इंडिया का एक जो क्लैश है, जो फेस ऑफ भी हम कह रहे थे वो भी होता रहा है। अभी रिसेंटली मई में 2 मई को एक बार फिर क्लैश हुआ है जिसको बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया, अजय शुक्ला साहब ने। और उसके बारे में भी ज़रा बात करेंगे कि उसमें क्या लेटेस्ट हो रहा है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि कुछ टेंट्स वगैरह भी धमचौक जो है वहाँ पे उन्होंने लगाए हैं। उसकी क्या लेटेस्ट डिटेल्स हैं वो भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे और चलेंगे भारत और बात करेंगे जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ और उनसे पूछेंगे इस वाले से वो क्या जानते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, आदाब नाजरीन को भी आदाब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एयर मार्शल साहब, ये जो पेगासस का मामला चल रहा है ये थमने को नहीं आ रहा और ऐसे लगता है कि द प्लॉट इज इवन थिकनिंग। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फैलता चला जाएगा और ये रुकने में नहीं आ रहा है। ऑपोजिशन जो है इसको बहुत शिद्दत से इसको लेके चल रही है। जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी साहब जो है वो भी टारगेट बने और उन्होंने ये कहा है कि ये ट्रीजन है। तो मोदी साहब की तरफ से उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं जी कि इसकी टाइमिंग देखें, क्रोनोलॉजी देखें, ये इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन ये देखिए, मैं अपना टेक तो मैं जो कुछ भी कहूँगा उस पर आएगा। ये मामला नहीं है इसरार साहब, ये आलम में, सारे आलम में इतने ममालिक इन्वॉल्व है, उनके शहरियों को टारगेट किया है। तो ये तहलका है वहाँ पे, एक खलबली है आलम में, हिंदुस्तान में, भारत में। मैं कहता हूँ, मेरे ख्याल में आप ही के अल्फाज छीन लूँगा, एक भूचाल आया है, उसके ट्रेमर्स हम देख रहे हैं, मेरे खुद के अल्फाज हैं। ये एक बहुत ही सीरियस तरीके का तूफान है और हमारी पार्लियामेंट एक हफ्ते में 4-5 दिन काम भी नहीं कर सकी। और जैसे आपने खुद ही फरमाया है, ऑपोजिशन लीडर्स बिल्कुल डटे हुए हैं कि सरकार इस मामले में कम से कम क्लैरिटी लाए। वो क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। सारे शहरी बेचैन हैं, तो पढ़े लिखे शहरी हैं, क्योंकि आप जानते हैं 95% हिंदुस्तान की आबादी, उनके पास मोबाइल फोन्स हैं। 70% जिनके पास इंटरनेट भी है। तो अगर आप देखते हैं कि ये जो नया एक हमारे पास, हमारे हाथों में एक सेल फोन, मोबाइल फोन है, तो ये हमला आवर के लिए एक तरीके का शस्त्र बन सकता है, वेपन बन सकता है। इस तरीके से हमला बोला जा सकता है शहरियों पे, आम शहरियों पे। ये आज हिंदुस्तान में आया है, कल पाकिस्तान में हो सकता है, बाकी ममालिक में हो सकता है। तो जैसे आपने खुद ही कहा है कि पहले तो ग्लोबल आलमी लेवल पे 10 वज़ीर आज़म, 3 सदर, मोरक्को के बादशाह, अगर ममालिक में काउंट नहीं करना चाहता हूँ, वक्त लगेगा, मतलब 15-20 जैसे ममालिक हैं जैसे ये काम हुआ है। हिंदुस्तान में हमने देखा है, जैसे आपने खुद ही कहा है, कोई नहीं बचा है। मिनिस्टर्स, नामानिगार, 40 नामानिगार हैं जिनको टारगेट किया है। जो हमारे इंतखाबात के कमिश्नर हैं उनको भी किया। वो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब आप देखिए, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, या अगर आप डिसिडेंट्स देखें, या इंसानी हकूक के जो एक्टिविस्ट हैं, कोई नहीं बचा हुआ है। बल्कि इसमें बल्कि कश्मीरी क़यादत जो है वो भी रगड़ी गई है और कश्मीरी जर्नलिस्ट भी रगड़े गए।
कश्मीरी जर्नलिस्ट ही नहीं, कश्मीरी लीडरान को टारगेट किया हुआ है, सियासी लीडरान। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सियासी तूफान है। तो मुझे सिर्फ पहले शुरुआत ये करनी है कि एक साल पहले, करीबन एक साल पहले, यौम आज़ादी के दिन में एक हमारे वज़ीर आज़म सारे मुल्क के शहरियों को एड्रेस करते हैं। ये पिछले 70 साल से, जब से आज़ादी मिली है हिंदुस्तान को, तब से ये करते हैं। बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये मौका है जब वज़ीर आज़म हर एक शहरी के साथ बात करता है लाल किले के रामपाट से। तो उसमें उन्होंने, हमारे वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा कि बहुत ही अहमियत रखता है कि हमें एक तरीके से महफूज रखना है डिजिटल इंडिया। ये पिछले साल कहा है। जो कोई भी मालूमात हैं, इत्तला है, कम्युनिकेशंस और तकनीकी जो निज़ाम हैं, उनको हम महफूज रखेंगे। और जो कोई भी, हर एक को, ये इनके अल्फाज हैं, दोहरा रहा हूँ, हर एक हिंदुस्तान का शहरी महफूज रहेगा जब वो ऑनलाइन है। तो आज का हम क्या देख रहे हैं? तो अब कुछ ही दिनों में यौम आज़ादी का मौका आएगा, फिर से वज़ीर आज़म अपने शहरियों को, तो एक तरीके से शहरी जब उनको देखेंगे तो एक तरीके से देखते हैं कि हमारे फ़ोन्स को टारगेट किया जा रहा है। और एक साल पहले हमारे वज़ीर आज़म ने हमें वादा किया था, यकीन दिलाया था कि सिक्योर डिजिटल इंडिया विल बी सिक्योर। अब जहाँ तक इजराइल की बात है, उन्होंने कहा है कि हमने जिसको भी ये पेगासस सॉफ्टवेयर दी है, उन पे हमने जांच पड़ताल की है। वो जो कोई भी ममालिक हैं उनकी सरकारों को दिए हैं या सरकारी एजेंसीज को दिए हैं, और वो भी जब हमने अपनी सरकार, मतलब इजराइल की सरकार से पूरी तरह से इजाजत लेके वो दिए हैं। अब इसका ये क्या करते हैं, एनएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन जो पेगासस बनाता है, तो ये एनएसओ भी कहता है हमने दिया है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और एक और बात जो है, ये मेरे ख्याल में नाज़रीन को ये जानने की बहुत ज़रूरत है। ये तकनीकी मामला है, इसमें ज़्यादा 1-2 मिनट ही लूँगा मैं। पहले इस पर कोई ज़ीरो क्लिक है, आपने क्लिक नहीं करना है। कोई आपको मैसेज भेजता है, क्लिक करते हैं तो आप टारगेट हो गए, नहीं। अटैकर जो है, जो हमलावर है, वो आपकी जो कोई भी मालूमात आपके कंप्यूटर, आपके सेलफोन में है, वो एसएमएस हों, टेक्स्ट मैसेजेस हों, व्हाट्सएप हो, फोटो हैं, आपके कॉल डिटेल्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो पहले बार आपको सारे छीन लेगा, आपको मालूम भी नहीं है। वो पैसिव मॉनिटरिंग करते हैं, और जब कलेक्ट करते हैं जो कोई भी जानकारी है, वो एक्टिव मोड में करते हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये मेरे ख्याल में नाजरीन को एक तरीके से मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, कॉशनरी वार्निंग, कि जब भी आप कोई प्राइवेट मोमेंट्स हों, किसी के साथ बात करते हैं घर में बिना फ़ोन के, तो फ़ोन दूर रखिए, फ़ोन दूसरे कमरे में रखिए। क्योंकि हमें जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, आपके नाजरीन को हैरानी होगी कि हम जब वॉशरूम में जाते हैं, कभी कभी नहाने के वक्त फ़ोन भी साथ ही रखते हैं, कहीं कोई अर्जेंट कॉल ना आ जाए। मत करिए, क्योंकि ये फ़ोटो भी खींचता है। जब आप नहा रहे हैं, आपके नहाने के फ़ोटो लिए जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा। फ्लैश नहीं इस्तेमाल होता है, मगर कभी कभी कम रोशनी हो तो आपकी जो तस्वीरें हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो आप जानते हैं ये भी है कि किसने इस ग्लोबल डेटाबेस को किसने किया है। मैंने कि 17 ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें हैं, जिसमें जर्नलिस्टिक तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी तंजीमें हैं। हिंदुस्तान में एक ही अखबार है, आप जानते हैं, सिद्धार्थ वरदराजन और एम.के. वेणु को, जो फाउंडर हैं वायर के, उन्होंने ये स्टोरी छापी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। और मैं आपके नाजरीन को यकीन दिलाना चाहता हूँ, सिद्धार्थ वरदराजन और एम.के. वेणु के इस वक्त क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, और इतने सालों से, क्योंकि वो एक ऐसे नामानिगार हैं जो कि बिल्कुल एक आज़ाद ख्याली के और कोई तंग ख्याली के लोगों के साथ
मतलब अपने कॉन्टेक्ट्स नहीं रखते हैं और जो कोई भी सच्चाई है अपने देशवासियों के सामने पेश करते हैं। सरकार की क्या, आप ये सवाल पूछेंगे कि सरकार ने क्या कहा, आपने तो आधा जवाब खुद ही दे दिया कि सरकार ने कहा है कि हमने कोई नाजायज कोई निगरानी नहीं की है। तो उस पे काउंटर क्वेश्चन आजकल अखबारों में आता है कि अगर आपने नाजायज निगरानी नहीं की है तो जायज निगरानी की है, तो वो कैसे की है? तो आप बताइए कि क्या आपने, ये एक सवाल सारा हिंदुस्तान पूछ रहा है सरकार से कि आप हमें बताइए कि आपने पेगासस का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। उसका जवाब सरकार ने नहीं दिया है। ये भी हो सकता है क्योंकि ये एक सीक्रेट है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर क्यों देना चाहते हैं। मगर इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है इशरार साहब वो ये है कि सरकार को, आप जानते हैं ये एक आलमी मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। सरकारें, फ्रांस की सरकार ने, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने तो पहले ही बताया है एक इंक्वायरी की है, इजरायली सरकार ने इंक्वायरी की है, मैक्रोन ने ये भी कहा है कि मोरक्को की सरकार ने उन पे शायद पेगासस का इस्तेमाल करके हैकिंग की है। मगर सबसे बड़ी बात जो है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसे तफसीली सबूत है, तो वो एक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार दोषी है, सरकार ने ये किया है, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास भी सबूत नहीं है, मगर जो कोई भी तफसीली सबूत हैं वो दिखा रहा है कि शायद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिखा रही है कि इस पे सरकार का हो सकता है। क्या हुआ है ये मैं जानता नहीं। आप पूछेंगे क्यों नहीं? क्योंकि पहली बात जो है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपके ही नामक निगारों ने ये डेटा बाहर निकाला है पब्लिक डोमेन में। इसका 16-17 में 33 करोड़ का बजट था, 17-18 में ये 333 करोड़ बढ़ गया। मतलब आप देखिए कि 100 गुना बढ़ गया है, 33 करोड़ से 333 करोड़। तो इस पे दिखाया है बजट में कि ये 300 करोड़ साइबर सलामती, साइबर सिक्योरिटी के R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। तो ये जब सब कुछ आप जोड़ देते हैं तो सरकार एक तरीके से, और छुप रहा है, सरकार कह नहीं रहा है कुछ, जब तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं आए तो तब तक क्रेडिबिलिटी का सवाल। लेकिन अब इसको अब क्या देख क्या रहे हैं, क्या होगा क्या? क्योंकि सरकार अगर सामने नहीं आ रही है और क्लैरिटी नहीं दिखा रही है, ऑपोजिशन जो है वो उसको ट्रीजन कह रही है, तो फिर ये बात जाके थमेगी कहाँ पे, होगा क्या? नहीं, ये आप तो एक नामानिगार की हैसियत से ये सवाल पूछते हैं। मैं इसको एक बड़ी गहरे अंदाज से, तरीके से, नजरिए से, एक हम चौराहे पे हैं। हिंदुस्तान पेगासस के बाद एक चौराहे पे है। वो चौराहा क्या है? क्या वो आप रास्ता निभाने चाहते हैं कि जमहूरियत हो, आज़ादी हो, लिबरल डेमोक्रेसी हो, या कि आप एक क्लोज सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसपे हर शहरी को सरकार से डर हो? ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल हमारे मुल्क में शहरियों के सामने है। ये उन्होंने फैसला करना है, ये सरकार फैसला नहीं कर रही है। सरकारें जहां भी, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ कि ऐसे टैपिंग तो चंद्रशेखर जब थे उस वक्त हुआ था। एक सरकार गिर भी गई थी टैपिंग की वजह से, मगर ये टैपिंग नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा है, ये स्केल जो है स्ट्रेटोस्फेरिक स्केल है, इतना भारी स्केल है। दूसरा, लेवल ऑफ पेनिट्रेशन, जैसे मैंने कहा है कि आपको नहाते नहाते आपके सेलफोन से आपकी फोटो खींची जाएगी और आपको मालूम भी नहीं है। तो जो आपकी प्राइवेसी है, ये तो हक है, आईनी हक है सब जमहूरियत मुल्कों के, पाकिस्तान इंक्लूडेड, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सारे के सारे जनूबी एशिया में या मगरबी एशिया में या मशरकी एशिया में, सारे आलम में। तो मतलब
एक दोस्त पूछे तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, आप तो नामानिगार हैं, बड़े वरिष्ठ नामानिगार हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन विमेन्स प्रेस कोड, वो डिमांड कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की, आपने पूछा ना क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आप सरकार के पास जाएंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकारें सारे आलम में जो कुछ भी काम करती हैं वो छुपा के करती हैं, वो पब्लिक के सामने लाती नहीं है ऐसे मामलों में, इंटेलिजेंस के मामलों में। मगर सरकार को हमारे रूल्स के हिसाब से, आईन के हिसाब से सरकारें जरूर, इस पर कोई शक नहीं है, निगरानी कर सकते हैं, मगर वो हैकिंग नहीं कर सकते। वो अपने डिसिडेंट्स जो हैं, ऑपोजिशन लीडरान हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक चीफ जस्टिस थे हिंदुस्तान के, उनकी स्टाफ मेंबर एक खातून थी, उन्होंने एक तरीके से दावा किया था कि कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी उन्होंने, और वही जो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज हैं, ये एक तरीके से टारगेटिंग हो रही है उस जस्टिस गोगोई साहब की बात कर रहे हैं ना, जस्टिस गोगोई साहब, जो जस्टिस गोगोई साहब। जी, मैं आपके नाजरीन सारे नाम नहीं जानती है, इसलिए लेना नहीं चाहता हूँ, मगर वो स्टाफ मेंबर जो खातून है उसकी फैमिली को टारगेट किया है। तो अब ये मतलब ये सरकार है, सरकार की स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, या नॉन स्टेट एक्टर्स ने खुद ही किया है, कोई और ममालिक इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, ये तो ये तो इंटरनल हो गया। लेकिन जो बातें ये सामने आ रही हैं कि इमरान खान को भी टारगेट किया गया, उसकी भी आपको कोई इतला है कि वो क्यों करवाया गया? नहीं, इतला तो मतलब जहां तक हमारे मीडिया की स्टोरीज हैं, इमरान खान ने इशारा किया है कि ये हिंदुस्तानी कर सकता है, उन्हीं को इमरान खान में इंटरेस्ट है, इसीलिए आपको याद होगा उनकी स्टेट बयान में उन्होंने कहा है कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मतलब ये सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं है, यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक आलमी मामला हो गया है और हिंदुस्तान पे इसका असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, और हमारी खारजा पॉलिसीज हैं उन पे असर पड़ेगा, अंदरूनी पॉलिसीज हैं, क्योंकि लोग अब घबराने लग गए हैं कि उनकी जो एक तरीके की राइट टू प्राइवेसी है उस पर हमला बोला जा रहा है। और एक और जो बात ये है कि जैसे नेशन वाइड इम्पैक्ट अगर हम देखें, वो उसमें सबसे ज्यादा है कि इंटेग्रिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, वो जुडिशरी हो, क्योंकि आपको मैंने अभी आपसे कहा था कि एक सिटिंग जज उनको मॉनिटर किया गया, उन पे निगरानी रखी है। दूसरे साथ में कि जैसे स्केल की बात की और सोफिस्टिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं, जब अगले साल हमारी गुफ्तगू होगी वो टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी। तो इस पे आप कैसे करेंगे? जो स्नोडेन है, आप जानते होंगे, वो विसिल ब्लोअर थे पहले, अमेरिकी राष्ट्रीय सलाहकार की एजेंसी जो है, तो उसमें उन्होंने बाद में विसिल ब्लोअर बने। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं खुल्ला अपने सिटीजन्स को वो निगरानी रख रहे हैं और हैक कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो सब के सब शोर मचा रहे जा रहे हैं कि अगर हम अपनी जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो यकीन बरकरार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी इस मामले में इसमें अहमियत रखती है। बल्कि वो जो आपकी पार्लियामेंट कमेटी है आईटी के, वो जो शशि थरूर जिसको हेड करते हैं, उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर इसको इन्वेस्टिगेशन की जाए। उनको खुद भी तो करनी चाहिए ना, वो खुद भी तो करें, सुप्रीम कोर्ट भी कर ले, लेकिन नहीं, वो उन्होंने मेरे ख्याल में उनकी जो उन्होंने बयान दिया था उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच मैं करूंगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मैं जांच करूंगा। मगर वो मिक्स्ड स्टैंडिंग कमेटीज आप जानते हैं मिक्स्ड पार्टीज की काइंड, वो अगर चेयरमैन अगर ऑपोजिशन पार्टीज के चेयरमैन हैं, मगर वो स्टैंडिंग कमेटी आगे बढ़ेगी नहीं। तो उस पे
हर एक इंस्टीट्यूशन ने, प्रेस कोर ने, आम नागरिकों की सिविल सोसाइटीज ने, जहां जहां मैंने पढ़ा है, काफी इसकी रिसर्च की है, वो कह रहे हैं कि बिना सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी अगर ना हो तो ये मसला अटका रहेगा और काफी शिफ्ट्स आएंगे। हम अपने ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि एक तो है विद इन कैबिनेट अब कुछ दरार पैदा हो सकती है। कैबिनेट और ऑपोजिशन में तो दरार है ही, आती रही है। और ऑपोजिशन में भी देखिए, अगर आप ऑपोजिशन भी अब इंतखाबात होने हैं यूपी में, उसके बाद और स्टेट्स में है, तो जो सेल फोन का इस्तेमाल करना इंतखाबात में तो बहुत अहम है, क्योंकि आपके पास और नहीं है, आप तो 1000 किलोमीटर दिल्ली से दूर हैं। तो कैसे आप बातचीत कैसे करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे? अभी तक तो हर लीडर, हिंदुस्तान का हर लीडर इसको एक कॉन्फिडेंशियल डिवाइस मानता था। हाँ, कभी कभी किसी की हैकिंग हो रही है, मगर जो लार्ज स्केल हैकिंग हुई है तो हमारे इंतखाबात में भी काफी एक तरह की खलल डाली जा सकती है। और जो बुनियादी, मैं आखिर में आपसे कहना चाहता हूं, जो बुनियादी एक कॉन्ट्रैक्ट है एक आम नागरिक का और सरकार का, वो उस पे एक तरीके का यकीन रहता है, ट्रस्ट रहता है, क्योंकि हम कुछ अपने हकूक खो डालते हैं और हम कहते हैं सरकार हमारा ख्याल रखेगी। अब उसको अपटर्न किया गया, क्योंकि अब सरकार पे आपका भरोसा हो नहीं सकता है अगर ये सरकार ने किया है। अगर नहीं किया है फिर भी इंक्वायरी की जरूरत है, तो फिर वो मामला और ही गंभीर और भी दर्दनाक होता है कि कोई हमला, ये साइबर हमला हिंदुस्तान पे किया गया है, उसकी पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब एंड में मैं कह सकता हूँ सरकार इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्या होता है इसमें। अब दूसरा टॉपिक हम अपना जरा देखते हैं आखिर में, कि ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसमें हमने देखा कि 2 मई को भी अजय शुक्ला साहब ने ये कहा कि क्लैश हुआ है, और मैं उसके बल्कि आपको दिखा भी देता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या कहा। और कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना इंडिया विद PLA ट्रूप्स बैक इन ईस्टर्न लद्दाख, तो द इंडियन आर्मी हैज डिनाइड रिपोर्ट्स दैट अ क्लैश टुक प्लेस विद द PLA। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, और इसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये क्लैश हुआ था। अभी जो सूरत हाल बन रही है ये क्या है इरमाश साहब, उसको थोड़ा सा आप हमें बताएं, लेटेस्ट क्या है जी? नहीं, देखिए वो उस पर ज्यादा बहस हुई नहीं। हाँ, करण थापर ने उनके साथ शायद इंटरव्यू किया था या कोई और इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मुझे लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने डेट बता दी थी। नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि कोई और रिपोर्ट नहीं आया है। देखिए, एक ही नामानिगार हिंदुस्तान में नहीं है, हजारों की तादाद में है, वो सबको इंटरेस्ट है इस वक्त लद्दाख में क्या हो रहा है। मैंने कोई और रिपोर्ट नहीं देखा है जिसपे कहा है कि क्लैशेस हुए हैं। हाँ, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन है गोगरा में, हॉट स्प्रिंग्स में, जहाँ जहाँ भी अभी जो मामले मतलब हल नहीं किए गए हैं। मतलब सबसे अहम बात यह है कि फंडामेंटल बुनियादी एक डिफरेंसेस हैं, अब आई हैं, कि चीन कहता है कि आप पहले डी एस्केलेट कीजिए, उसके बाद डिसएंगेज कीजिए। ये हाल ही में बातचीत में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, तो ये हिंदुस्तान मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप टेरेन जानते हैं। अगर कुछ ऐसी सूरत हाल हुई कि फिर से रीडिप्लॉय करने पड़े, तो चीन तो कुछ ही दिनों में, कुछ घंटों में रीडिप्लॉय कर सकता है। इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी, खासकर जाड़े के मौसम में, क्योंकि आपकी सड़कें दोनों बंद है। मनाली की सड़क जो लद्दाख को जाती है और जो श्रीनगर से सोनमर्ग और जोजिला से आती है, ये तो पहली बात है। दूसरी है कि चीन अभी भी कहता आ रहा है कि आप जानते हैं कि वांग यी और जयशंकर की मीटिंग कुछ 10-12 दिन पहले दुशंबे में हुई थी। वहां भी वो बात तो एक ही करते थे, मगर अलग अलग नजरिए से करते थे। तो मगर एक चीज तो बिल्कुल अब क्लियर हो गई है कि मिलिट्री नुमाइंदे जो हैं, उनकी कोर कमांडर लेवल मीटिंग आज होनी थी, मगर इंडिया ने कहा है कि आज कारगिल दिवस है इंडिया में, तो
तो हम सारे आदमी बिजी रहेगी, तो हम अगले हफ्ते करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगस्त के पहले हफ्ते में बातचीत कोर कमांडर लेवल की होगी, और शायद मेजर जनरल लेवल की भी बातचीत उसके साथ ही होगी। तो ये पहला है। तो तीसरी बात जो हमने जिक्र नहीं किया है, वो 30 साल में पहली बार चीन के सदर और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी जो इस वक्त शी जिनपिंग हैं, वो नियंगची में हुआ है। नियंगची सिर्फ 20 किलोमीटर 10-12 मील है हमारे अरुणाचल बॉर्डर से। ये पहली बार 30 सालों में, तो इसमें काफी अहमियत है। तो हम इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, मगर कई तरीके के इशारे दे सकते हैं। कुछ आर्मी वाले कहते हैं कि शायद धमकी दे रहे हैं कि हम ईस्टर्न फ्रंट में भी आ सकते हैं, अगर आप क्वाड करते हैं तो हम भी एक पहाड़ियों में क्वाड कर सकते हैं, या मतलब क्वाड का जो इफेक्ट होना चाहिए। दूसरा जो है कि वो ये है कि ये सेंटिनरी मानी है, ये इस पे हमने बहस की नहीं। वो 100 साल की जो सालगिरह है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, बड़े धूमधाम से मचाई गई, और उस पे काफी सिग्नल शी जिनपिंग ने भेजे हैं। मतलब अमेरिका को कह रहे हैं कि डोंट मेडल विद अस। वो कहते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट के पार्टी के सिवा चीन कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि चाइना में कोई सरकार नहीं है। चाइना में तो अगर है सरकार, वो तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। अगर चाइना में फौज है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है। तो ये बड़ा मतलब, ये मैंने सारे आलम में, आप भी जानते हैं, ऐसे आलम में ऐसे नहीं हुआ। ये भी है कि रूल ऑफ लॉ हांगकांग वगैरह मकाओ में लगेगा, ऑटोनॉमी भी हम दे देंगे, और सबसे बड़ी बात कि हम ताइवान को रीयूनिफाई करेंगे। अगर वैसी कोशिश रही तो मुझे लगता है मशरकी एशिया में बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि फिर तो जंग होगी, क्योंकि अमेरिका इज कमिटेड टू हेल्पिंग ताइवान एंड इट्स सिक्योरिटी। एक और बात, जो जब हम इंडिया चाइना स्टैंड बाय की बात करें, दमचोक में उनकी कुछ 5 गाड़ियों में उनके अफसर यूनिफॉर्म में आए, और उस जगह है, मतलब क्रॉस कर गए LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और एक गांव है डोलिया टोंको, जहां पे दलाई लामा की सालगिरह मनाई जा रही थी। तो ये क्या सिग्नल है? हम आपको दलाई लामा की सालगिरह मनाने नहीं देंगे। खैर, वो तो चले गए, पर उसके बाद दमचोक में आज जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, वहां के सो कॉल्ड सिविलियंस, वो असली PLA के जो सोल्जर्स हैं, वो आप कह रहे और मेरे जैसे कपड़े पहन के वहां पे उन्होंने टेंट लगाए हुए। एक तरीके अभी भी मौजूद है, बाहर नहीं, वापिस नहीं गए हैं। तो मतलब क्या बताएं क्या आपके इंडिया चाइना के, मतलब एक तरह से तो तनाव है, टकराव है, दरार है। दूसरी तरफ सुनने में आया है, आज के कुछ नेशनल डेलीज में रिपोर्ट्स आए हैं कि शायद गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के एरियाज में ट्रूप्स वापस चले जाएंगे। मेरे ख्याल में या तो वो फैसला अगली मिलिट्री कमांडर्स की जब मीटिंग होगी तब ली जाएगी, या उससे पहले ली जाएगी। और जहां तक के डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात मैंने पहले की थी आपसे, उस पे हिंदुस्तान कभी नहीं मानेगा कि पहले आप डीएस्केलेट करिए। मतलब देखिए क्या डीएस्केलेट होता क्या है, नाज़रीन को समझाने की जरूरत है। इस वक्त दोनों साइड से 60 से 70 हजार 60 और 70 हजार फौज, चीन की और हमारी, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 साइडों में। ये देखिए, एक रेगिस्तानी ऊंचाई, पहाड़ियों की ऊंचाई पे छोटे से एरिया में एक 1.25 लाख फौजी मौजूद हैं, अलग अलग जगह पे, आई बॉल तो आई बॉल में हैं। तो ये तो खतरा हो सकता है। तो इसलिए डीएस्केलेट करना, वो कहते हैं कि सारी फौजें वहां से हटे, और जहां वो क्लोज कांटेक्ट है वो बाद में हम करेंगे। तो आप जानते हैं ये कोई रॉकेट भारत तस्लीम नहीं करेगा।
हाँ, इसकी मिलिट्री जनरल होने की जरूरत नहीं है। इसरार कसाना साहब खुद ही समझ सकते हैं कि अगर आप डी एस्केलेशन कर रहे हैं, सारी फौजें हटाएगी, जो आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट है, कभी भी कुछ हो सकता है। और जब आप वापस रीडिप्लॉय कर रहे हैं, वो उनको चीन के फेवर में होगा। तो चीन हमेशा, सब ममालिक ऐसा करते हैं कि जो अपने फेवर में हो तो वो मुद्दा आगे लाया जाए। अब अगली मीटिंग जब होगी तभी हम बहस कर सकते हैं कि क्या हुआ और आगे कौन सा करेंगे, और आपसे पूछेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एमएच साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि चाइना के साथ भी आपके ताल्लुकात ठीक हों और पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ठीक हों, ताकि हम दोनों मिल के आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। मेरी दुआ भी वही है, बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ आपके अल्फाज के साथ। बड़े नवाजिश, थैंक यू सर, सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।